हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारी यूनिट सेकेंड का यहाँ पे है वो मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैंने ना सारे टॉपिक ना आपके बिल्कुल जितनी जो गाइडलाइन दे रखी थी ना उस हिसाब से ही लगाए हैं। तो आप गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉपर देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक है और क्या क्या मैंने पढ़ा है। तो देखो, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड। टोटल डिमांड मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे सेक्टर जो है इकोनॉमी के, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन बायर विलिंग और एबल है परचेस करने को एट अ गिवन प्राइस लेवल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। एग्रीगेट डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल प्लांट एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी के अंदर। और इसके ना ये चार कंपोनेंट होते हैं। अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी है हमारी तो ये 4 कंपोनेंट होंगे। कंजम्पशन जो हाउस होल्ड है, इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस करेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। अब इसके बाद हमसे बोले कि फंक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड बताने हैं। तो कंपोनेंट या फंक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है। सबसे पहले है कंजम्पशन और सेविंग। कंजम्पशन क्या होता है। कंजम्पशन वो स्पेंडिंग है जो हाउस होल्ड करती है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, और ये लार्जेस्ट कंपोनेंट होती है एग्रीगेट डिमांड की, और ये डायरेक्टली रिलेट करती है डिस्पोजल इनकम से। और कंजम्पशन फंक्शन हमारा लिखा जाता है C इज इक्वल्स टू C बार प्लस C माइनस YD। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि C जो है वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब अगर हमारी इनकम जीरो भी हुई ना तो भी ये कंजम्पशन अंडरटेक होगा, तो दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये जो छोटा स्मॉल c है दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब अगर आपके 2 रुपए आपको इनकम हुई है तो उसमें से कितने रुपए आप जो है कंज्यूम करने के लिए तैयार हो, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब देखो, हम या तो अगर हमारे पास इनकम होती है तो या तो हम उसे कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं। तो सेविंग जो है ना वो काउंटर पार्ट है कंजम्पशन का। आपकी गाइडलाइंस में दे रखा है काउंटर पार्ट ऑफ कंजम्पशन। तो जो काउंटर पार्ट है कंजम्पशन का वो सेविंग ही है। सेविंग इज अ पार्ट ऑफ डिस्पोजल इनकम जो आप कंज्यूम नहीं करते हो। तो YD आपकी क्या हो गई, डिस्पोजल इनकम हो गई। मतलब जो इनकम टैक्सेस वगैरह के बाद आपको मिल रही है वो, उसमें से अगर आप कंजम्पशन माइनस कर दो तो बाकी का बचा जो है वो सेविंग होगा। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी सेविंग है वो अलग अलग सेक्टर में चेंज है। ठीक है, तो देखो, अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो डिस्पोजल इनकम है वो नेशनल इनकम के बराबर ही है। तो इसलिए हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो है हमारी कंजम्पशन जो सेव इनकम के अकॉर्डिंग चेंज होता है प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम 3 सेक्टर की बात करें तो उसमें हमारा हाउस होल्ड फर्म के अलावा गवर्नमेंट भी होता है। तो हमारी जो डिस्पोजल इनकम है वो क्या होगी, हमारी जो टोटल इनकम है उसमें से पहले हमने टैक्सेस माइनस कर दिए और फिर ट्रांसफर्स हमने ऐड कर दिया। अब ये ट्रांसफर्स क्या होता है, देखो, अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज दे रही है वो क्या होगी, वो ट्रांसफर होगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो डिस्पोजल इनकम है वो बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट उसके बदले में कुछ परचेस नहीं कर रही है, गुड्स वगैरह कुछ हमसे ले नहीं रही है, बस हमें दे रही है। तो हमारी जो डिस्पोजल इनकम हो जाएगी 3 सेक्टर में वो होगी माइनस टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस तो हम गवर्नमेंट को देते हैं, प्लस TR। ठीक है, TR मतलब जो ट्रांसफर पेमेंट हमें मिल रहा है। और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, C इंटू YD। CYD का मतलब क्या है, डिस्पोजल इनकम प्लस I प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम 4 सेक्टर में देखें तो यहाँ पे फॉरेन भी आ जाता है, तो इसलिए ये तो हमारी सेम ही रहेगी डिस्पोजल इनकम, बट यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमारे पास नेट एक्सपोर्ट भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का वो है इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट हम अज्यूम करते हैं कि वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ना इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है, ना तो इंटरेस्ट रेट पे ना इनकम पे, किसी पे भी नहीं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हम जो भी स्पेंडिंग कर रहे हैं, फर्म जो भी स्पेंडिंग कर रही है न्यू कैपिटल गुड्स पे या फिर चेंज कर रही है इन्वेंट्री के अंदर, वो हमारी इन्वेस्टमेंट आती है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी हम ऑटोनोमस मानते हैं। ठीक है, कि वो हर चीज़ से इंडिपेंडेंट है। देखो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट परचेसेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करती है, जैसे वो बिल्डिंग बनाती है, रोड्स बनाती है, मिलिट्री इक्विपमेंट, वो सारे हमारे गवर्नमेंट परचेसेस आते हैं। और हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऑटोनोमस ट्रीट करते हैं बिकॉज इसकी जो पॉलिसी डिसीजन है वो गवर्नमेंट ही लेती है और ये इकोनॉमी के करंट लेवल ऑफ इनकम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें से जब हम इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आता है वो होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। पहला कंजम्पशन, देन इन्वेस्टमेंट, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड देन नेट एक्सपोर्ट, जिसमें से
इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट को हम ऑटोनोमस मानते हैं और सिर्फ कंजम्पशन ही हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इनकम। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड को हम पहले टू सेक्टर इकोनॉमी में देखेंगे। देखो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ना दो ही चीज़ होता है, एक तो हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। आपने पहली यूनिट में भी पढ़ा होगा। और ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, यहाँ ना तो गवर्नमेंट होता है ना ही फॉरेन ट्रेड होता है, सिर्फ दो ही चीज़ होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। यहाँ पे जितनी भी इनकम होती है ना वो हाउस होल्ड की ना तो टैक्सेस में जाती है और ना ही किसी और चीज़ में जाती है। तो इसलिए जो भी हाउस होल्ड की इनकम है वही हाउस होल्ड की डिस्पोजल इनकम होती है, उसमें से कुछ भी माइनस या ऐड नहीं करना होता। तो एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो गई, क्योंकि हमारे इस मॉडल के अंदर दो ही सेक्टर होते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजम्पशन जो हो गया वो हाउस होल्ड का हो गया और इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो फर्म्स का हो गया, कंपनी वगैरह का। और हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो हमारा कंजम्पशन होता है वो होता है सी बार प्लस सी वाई, और ये ऑटोनोमस होता है और ये हमारा मार्शल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। और इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस होती है, हमने अभी पढ़ा है। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होगा टू सेक्टर इकोनॉमी में वो क्या होगा, सी बार प्लस सी वाई प्लस आई बार। ठीक है, ये होती है हमारी। तो आपको ये इक्वेशन लिख के आनी है, लेकिन इस इक्वेशन मेन आंसर तो यही है बट ये पूरा एक्सप्लेन भी करके आना है जैसे मैंने किया है। देन वी आर गोइंग टू स्टडी थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एक तो हमारा हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है और एक हमारी गवर्नमेंट भी आती है। अब क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट आ गई है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग भी करती है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट भी देती है और हमें टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रेड इसके अंदर अभी भी नहीं है। तो अब हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम हो गई, डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो हमारे पास पैसा है कंज्यूम करने के लिए, वो हमारी कैसी आएगी। हमारे पास मान लो टोटल इनकम थी 50 रुपये, उसमें से हमने टैक्सेस पे करे तो वो हम माइनस करेंगे, प्लस गवर्नमेंट ने जो हमें सब्सिडी दी वो हम ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारी डिस्पोजेबल इनकम बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड की जो इक्वेशन होगी उससे पहले जो कंजम्पशन की इक्वेशन होगी वो देख लेते हैं। कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बार प्लस सी वाई माइनस टी प्लस टी आर। ऊपर वाले में हमारा क्या था, सिर्फ सी बार प्लस सी वाई था, क्योंकि वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट नहीं था। गवर्नमेंट नहीं था तो टैक्सेस नहीं थे, ट्रांसफर पेमेंट नहीं था, बट यहाँ पे गवर्नमेंट है तो अब हमारी जो इनकम है उसमें से हमें टैक्सेस भी माइनस करने होंगे और ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करना होगा। और अब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन बनेगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, आपको ये इक्वेशन मैंने ये लिख कर आनी है, बट इसको कैसे डराइव किया वो सारी चीज़ें आपको दिखा के आनी है। देन हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। तो देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड में ऐड हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक यूनिट आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ाओगे ना तो एग्रीगेट डिमांड भी एग्जैक्टली 1 यूनिट का पड़ेगा, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट जो है वो इनडायरेक्टली इंजेक्ट करी जाती है। और टैक्सेस जो है वो लीकेज का काम करते हैं। लीकेज मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से हमारा कितना अमाउंट निकल गया, ये मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा दिया व्हाट इज लीकेज। ये आपकी मैंने समझ के लिए लिखा है, अगर आपको याद रहता है अच्छे तो लिखाना, नहीं रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, AD/AS अप्रोच एंड SI अप्रोच इन डिफरेंट मॉडल्स, मतलब 2 सेक्टर 3 सेक्टर मॉडल। तो देखो हमारे पास दो अप्रोच होते हैं, एक होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जब हमारी टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर होगी। ठीक है, हमने 12th में पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अलावा एक सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट वाला भी हमारा अप्रोच होता है। तो हम इस दोनों को अप्रोच को यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई का। देखो इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ पे डिटरमाइन होता है, जहाँ पे हमारी प्लांट एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के या फिर टोटल आउटपुट के। 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, हाउस होल्ड और फर्म। तो उस केस में हमारा जो AD होता है वो होता है C+I के बराबर, है ना, और हमारा जो AD है वो AS के बराबर भी होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो AS है दैट इज इक्वल्स टू C+I, और हम कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमारे इनकम के बराबर होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि C+I इज इक्वल्स टू Y। आई होप आपको समझ आया होगा। AD क्या होता है, C+I, AD AS के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि AS इज इक्वल्स टू C+I, और AS हमारा इनकम के इक्वल होता है, Y के इक्वल होता है। तो मैंने बस AS की जगह पे यहाँ पे Y लिख दिया है। तो ये हमारा मॉडल होता है 2 सेक्टर में। अब अगर हम 3 सेक्टर में देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ गया है। ठीक है, अब AD इज इक्वल्स टू AS है, ये बात तो हमें पहले से पता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हमारी जो AD की इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। अभी जो मैंने आपको ऊपर इक्वेशन पढ़ाई थी एग्रीगेट डिमांड की 3 सेक्टर मॉडल में, वो क्या थी? वो थी हमारी AD इज इक्वल्स टू C बार प्लस C Y माइनस T प्लस TR प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यही थी ना। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को पता है AD AS के बराबर है, तो मैं इस जगह पे Y लिख सकती हूँ ना AD की जगह, क्योंकि AD इज इक्वल्स टू AS और AS इक्वल्स टू Y। तो मेरी ये इक्वेशन आ जाएगी। आई होप आपको समझ आई इक्वेशन कैसे आई। और अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो मेरा ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको 3 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम देखना है AD AS का, तो आपको ये बात लिख कर आनी पड़ेगी कि AD इज इक्वल्स टू AS। AD की इक्वेशन हमारी क्या थी? AD की इक्वेशन हमारी ये थी, ठीक है, और AS इज इक्वल्स टू Y था, तो हमने डायरेक्टली ये लिख दिया। और इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है SI अप्रोच। SI अप्रोच जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच हमारा इक्विलिब्रियम डिफाइन करता है लीकेज और इंजेक्शन के फॉर्म में। अब लीकेज इंजेक्शन क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहली यूनिट में दोबारा नहीं करूंगी। फ्रॉम अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। इंजेक्शन क्या होता है? मतलब स्पेंडिंग सोर्स अदर देन हाउस होल्ड कंजम्पशन। हाउस होल्ड कंजम्पशन के अलावा अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा आ जाता है, दैट इज इंजेक्शन। अब वो कैसे आएगा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से, एक्सपोर्ट से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। ठीक है, और लीकेज कैसे होती है? विड्रॉल, मतलब हम इकोनॉमी से पैसा हटा लेते हैं तो दैट इज लीकेज। वो कैसे होगा? अगर हम सेव कर ले, टैक्सेस दे दें या उन सब से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे टोटल इंजेक्शन टोटल लीकेज के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो हमारे जो 2 सेक्टर मॉडल है वहाँ पे सिर्फ एक ही लीकेज होती है, वो है सेविंग। अगर लोग पैसा सेव कर लेते हैं मतलब इकोनॉमी से पैसा निकाल लिया। और जो इंजेक्शन होता है वो एक ही होता है कि इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फर्म ने इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट इज इंजेक्शन। हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, मतलब लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन। अब ये वाली चीज़ ध्यान रखो, देखो कैसे ये डराइव होता है। हमें पता है कि Y इज इक्वल्स टू C प्लस I। हमारी जो इनकम है वो तो या तो कंजम्पशन होगी या फिर इन्वेस्टमेंट होगी, ये बात हमें पता है। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर Y है तो या तो हम उसे कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे, दोनों ही बात सही है। या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे, लेकिन इनकम को हम कंज्यूम करके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ Y की जगह पे ये दोनों ऐसे सेम लिख दूँ, मतलब अब इन दोनों चीज़ों से मैं ये लिख सकती हूँ ना। ठीक है, और दोनों तरफ से मैं C को काट दूं तो आ गया ना सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। बस इतना ही आपको करके आना है, बस थोड़ा सा ये लिखना है कि SI अप्रोच किस चीज़ पर डिपेंड करता है और इस तरीके से डेरिवेशन करके आनी है। नाउ मूविंग टू द 3 सेक्टर मॉडल। देखो 3 सेक्टर मॉडल में हमारा जो सेविंग और लीकेज और इंजेक्शन है उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे लीकेज के अंदर सेविंग और टैक्सेस भी आते हैं, इंजेक्शन के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आती है। तो उस केस में हमारा AD इज इक्वल्स टू हो जाता है, AD AS के फॉर्म में हम ऐसे लिख लेते हैं कि AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G और AS हमारा Y के इक्वल। ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता है कि इनकम आइडेंटिटी से हम ये लिख सकते हैं कि हम इनकम का क्या करेंगे, या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे या फिर टैक्सेस में पे करेंगे। ये तो आपको पता है, इनकम का क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, सेव करेंगे, टैक्सेस में पे करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या Y की जगह पे ये वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। और अगर मैं फिर C से C काट दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? I प्लस जी इज इक्वल्स टू S प्लस टी। ये हमारा आंसर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है SI अप्रोच के अंदर 3 सेक्टर मॉडल के अंदर वो ये इक्वेशन होती है, I प्लस जी इज इक्वल्स टू S प्लस टी, टोटल इंजेक्शन इज इक्वल्स टू टोटल लीकेज। ठीक है, ये आपका हो गया टॉपिक। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लायर एनालिसिस। देखो मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर हमें बताता है कि किसी ऑटोनोमस चेंज अगर हो रहा है स्पेंडिंग के अंदर, मतलब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, तो उससे हमारी इक्विलिब्रियम इनकम या नेशनल इनकम में कितना चेंज आ रहा है। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही मल्टीप्लायर है, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 1 रुपये से चेंज होती है तो उससे हमारी इनकम कितनी चेंज होती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दोबारा सुनो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बताता है कि चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल इन इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी चेंज होती है ये बताता है। इसको हमने यहाँ डिनोट कर रखा है KL से। KL इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब
अगर हम इस मल्टीप्लायर के फॉर्मूले को डालें तो हमारे पास ये भी आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी। 1 माइनस सी मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, समझ आया? k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि k इज इक्वल्स टू 1/mps। इन चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है? इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारा मल्टीप्लायर है इसकी डायरेक्ट रिलेशन है कंजम्पशन से, और ये जो हमारा मल्टीप्लायर है इसकी इनवर्स रिलेशन है सेविंग से। मतलब अगर मैं सेविंग को बढ़ा दूँ तो मेरा मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर मैं कंजम्पशन को बढ़ाऊँ तो मेरी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ वी मूविंग टू द 3 सेक्टर इकोनॉमी मल्टीप्लायर। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के मल्टीप्लायर है। पहला मल्टीप्लायर जो है वो हमारे पास है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। देखो ये मल्टीप्लायर मेजर करता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में जो चेंज आया उसकी वजह से हमारी इनकम कितनी चेंज हुई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से इनकम कितनी चेंज हुई वो हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर मेजर करेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी। टी क्या हो गया? टैक्सेस। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप इस चीज़ को लिखोगे, और अगर नहीं गिवन है तो आप बस इसे ऐसे लिखोगे 1/1 माइनस सी। अगर टैक्सेस गिवन नहीं है तो टैक्सेस हैं तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन वी हैव अ टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर जो है वो देखता है कि ऑटोनोमस चेंजेस कितना हुआ लमसम टैक्सेस चेंज होने से, टोटल टैक्सेस चेंज होने की वजह से कितना ज़्यादा चेंज हुआ। अब इसका ना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब टैक्सेस का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कंजम्पशन से। ठीक है, और इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला है उस तरीके से लिखा जा रहा है, और यहाँ पे जो माइनस लगा है वो इसलिए है क्योंकि टैक्सेस और इनकम का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आप टैक्सेस बढ़ा दोगे तो डिस्पोजल इनकम कम हो जाएगी। तो अगर आपको इस फॉर्मूले में और नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो ये याद रखना कि इसमें टैक्सेस में माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेस और इनकम का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर टैक्सेस बढ़ गए तो इनकम आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी सेम ही है। अगर आपका टैक्सेस नहीं गिवन है, इसके अंदर ये टैक्सेस नहीं गिवन है, क्वेश्चन कराऊंगी ना मैं बाद में आपको, अभी लास्ट वाली डे पे करा दूंगी या इसके बाद ही आपको पहले क्वेश्चन करा दूंगी। मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चन नहीं कराए हैं तो आपको पता चलेगा। अगर आपको टैक्सेस नहीं गिवन है तो आपको फॉर्मूला 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी रखना है। अगर टैक्सेस गिवन है तो फिर आपको फॉर्मूला यही रखना है। ठीक है, देन वी हैव ट्रांसफर मल्टीप्लायर। ट्रांसफर मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अगर ऑटोनोमस चेंज करा है ट्रांसफर पेमेंट में तो उससे हमारी इनकम कितनी चेंज हुई है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है दिस। ठीक है, अगर आपका टैक्सेस नहीं गिवन है तो इसका फॉर्मूला होगा सी 1 माइनस सी। अगर टैक्सेस गिवन है तो 1 माइनस टी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक ISLM कर्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ISLM कर्व, देखो ISLM कर्व क्या है? ये फंडामेंटल केनीशियन एक माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल है जो रिलेशनशिप शो करता है इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के बीच में शॉर्ट रन के अंदर, और ये ज्यूम करता है कि जो प्राइस है वो फिक्स है। ये दो मेन सेक्टर को इंटीग्रेट करता है, एक तो गुड मार्केट को और दूसरा मनी मार्केट को। ठीक है, जिस पॉइंट पे ISLM कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वो यूनिक कॉम्बिनेशन शो करता है इंटरेस्ट और आउटपुट का, जहाँ पे साइमल्टेनियसली जनरल इक्विलिब्रियम दोनों ही मार्केट में, गुड और मनी मार्केट में हम अचीव करते हैं। तो ये हो गया ISLM का ओवरव्यू, मतलब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। देन आफ्टर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे टॉपिक गुड मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम पढ़ेंगे IS कर्व को। हमने पढ़ा कि ISLM कर्व क्या होता है, पूरा थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम IS कर्व को पढ़ेंगे, फिर डिटेल में LM कर्व को पढ़ेंगे। तो देखो IS कर्व होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग। ये होता है लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द गुड मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब सारे इंटरेस्ट और लेवल ऑफ आउटपुट का दिखाना जहाँ पे आपका गुड मार्केट इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। मान लो 5% के इंटरेस्ट रेट पे 100 रुपये का आउटपुट इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, तो वो मैंने ग्राफ में शो कर दिया। फिर 6% के इंटरेस्ट पे 110 का आउटपुट वगैरह, या वैसे करके मैंने शो कर दिया, तो उस चीज़ को ये दिखा रहा है। दिस इज द डेफिनेशन। अब देखो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। गुड मार्केट इक्विलिब्रियम पे होता है जब प्लांट एक्सपेंडिचर आउटपुट के इक्वल होती है। प्लांट एक्सपेंडिचर मतलब हमारी दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस NX, हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है आउटपुट के।
अब हमें पता है कि सी को हम ऐसे करके खोल के लिख सकते हैं, तो हमने वैसे लिख दिया। अब आप कहोगे कि मैम ये आई को आपने ब्रैकेट में आर क्यों लिखा? देखो अब तक हमने बोला था कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ऑटोनोमस है, लेकिन अब हम ISLM कब में पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट कुछ तो ऑटोनोमस होती है, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे। तो इसलिए मैंने ये ऐसे करके शो करा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा यहाँ डिफाइन भी कर दिया है कि क्या चीज़ क्या है। जब आप नोट्स लोगे तो आप अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन अगर हम सिंप्लीफाइड वे में देखें, टू सेक्टर इकोनॉमी में ही देखें, तो हमारा जो सिंप्लीफाइड वे में IS कर्व होता है वो शो करता है, उसका इक्विलिब्रियम आता है y = C + I पे, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरा देखें फोर सेक्टर में तो वो हमारा वहाँ पे आता है। देन डेरिवेशन क्या है, स्लोप कैसे डराइव होता है? देखो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। तो देखो इन्वेस्टमेंट ना इंटरेस्ट रेट से नेगेटिवली रिलेटेड होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कैसे नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं वो समझा रही हो। अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, जिस रेट पे आप बोरो कर सकते थे, मान लो पहले मैं 5% पे लोन ले सकती थी, अब अगर वो 6% पे हो गया तो इसका मतलब क्या है कि मेरी बोरिंग की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। अब अगर मुझे लोन 6% पे मिल रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं सोचूंगी कम लोन उठाऊं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दूंगी ना। समझ आ गया किस तरीके से इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली रिलेटेड होता है। अब मैं क्या करूँगी, कम पैसा इन्वेस्ट करूँगी प्रोजेक्ट में, तो मेरी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं डेरिवेशन ऑफ द IS कर्व की डेरिवेशन कैसे। देखो यहाँ पे मैंने दो ग्राफ आपको बनाने हैं, पहला एग्रीगेट डिमांड का है, दूसरा इंटरेस्ट रेट का। अब स्टार्टिंग का जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो E1 था, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट R1 था, हायर इंटरेस्ट रेट था, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारी कम थी। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है हमारी, C + I + G। अगर ये इन्वेस्टमेंट कम है तो मतलब एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे था, ठीक है। फिर क्या हुआ, पॉलिसी चेंज हो गई, मतलब इंटरेस्ट रेट हमारा नीचे गिर गया, R2 पे आ गया। इससे क्या हुआ कि हमारी रेट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया और हमारा अब इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 हो गया। अब इसी चीज़ को हमने नीचे प्लॉट कर दिया और हमारे पास ये कर्व आ गया कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट R1 है, मतलब ज़्यादा है, तो हमारा आउटपुट सिर्फ इतना ही है, हमारी इनकम सिर्फ इतनी सी है। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, ये वो तरीका लिखा है कि किस तरीके से आप एग्जाम में लिख कर आओगे, जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसको एक्सप्लेन करते हुए कैसे लिखोगे। बट इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये डेरिवेशन प्रोसेस का मेन कॉन्सेप्ट भी लिखा है। देखो अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो प्लांट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो मतलब इंजेक्शन होगा और प्लांट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगी। और किनीशियन मल्टीप्लायर इफेक्ट ये कहता है कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर लीड टू मोर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा, ये किनीशियन मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा IS कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, ओके। कैसे एक्सप्लेन करना है उसके लिए मैंने ये अलग से बना दिया था। नाउ अब हम देखते हैं कि IS कर्व शिफ्ट कैसे होता है। हमने देख लिया IS कर्व क्या होता है, IS कर्व की इक्वेशन क्या होती है, डेरिवेशन कैसे होती है। अब देखते हैं कि IS कर्व शिफ्ट क्या होता है। देखो IS कर्व सिर्फ तब शिफ्ट होता है जब हमारा ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़ जाता है। ऑटोनोमस स्पेंडिंग का मतलब क्या है कि या तो ऑटोनोमस कंजम्पशन बढ़ेगा, या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा, नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है। अब देखो मान लो हमारा जो है स्पेंडिंग बढ़ गया, हम ना इफेक्ट में मैं सब आपको इंक्रीज बता रही हूँ, डिक्रीज में इसका उल्टा ही होगा, ठीक है। तो आप इंक्रीज समझ लो, डिक्रीज आप खुद करके आ जाना। इनिशियली जो गुड मार्केट था वो इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पे था और आउटपुट Y1 था और इंटरेस्ट रेट R1 था और एग्रीगेट डिमांड कब हमारा AD1 था। अब क्या हुआ कि हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ गई, जिसकी वजह से जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ी उसे हम शो करेंगे चेंज इन A से। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ गई हमारी, इससे क्या हुआ कि हमारी ऑटोनोमस डिमांड भी बढ़ गई और हमारा डिमांड कब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा जो डिमांड था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट तो हमारा सेम था। डिमांड बढ़ी है बट इंटरेस्ट रेट तो सेम है, तो पूरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा अब आगे शिफ्ट हो गया और अब हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E2 आ गया है और आउटपुट हमारा Y1 से Y2 पे बढ़ गया। और ये जो इंक्रीज हुआ है पूरा, ये जो पूरा इंक्रीज हुआ है दैट इज मल्टीप्लायर रिलेशन। मल्टीप्लायर रिलेशन मतलब चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू mg चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये जो mg है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है अकॉर्डिंग टू द किनीशियन,
कीनीशियन कहता है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर 5 रुपये से बढ़ रही है तो इनकम हमारी सिर्फ 5 रुपये से नहीं बढ़ेगी, इनकम हमारी हो सकता है 10 रुपये से बढ़े, हो सकता है 15 रुपये से बढ़े, वो डिपेंड करता है मल्टीप्लायर पे, MGs पे, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पे। उसका कहना है कि इनकम ज़्यादा से बढ़ती है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये ग्राफ है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो चेंज आया है, ये वाला जो चेंज है, ये वाला, ये तो छोटा सा है, लेकिन ये जो चेंज आया है ये काफ़ी बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे हमारा mg जो था मल्टीप्लायर वो मल्टीप्लाई में था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि अगर राइट एक्सपेंशन होगा मतलब एक्सपेंशन होगा तो कैसे होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, अभी मैंने जो आपको समझाया उसमें क्या था कि एक्सपेंडिचर बढ़ी थी, अगर कम होती है तो हमारा IS कर्व पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मनी मार्केट एंड लिक्विडिटी ऑफ मनी कर्व, LM कर्व। देखो LM कर्व जो है उसे कहते हैं लिक्विडिटी प्रीफरेंस मनी सप्लाई। ये लोकस है ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ आउटपुट का, जहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में हो। वहाँ पे क्या था, गुड मार्केट इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पे क्या है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब डिमांड फॉर रियल मनी इक्वल होती है सप्लाई फॉर रियल मनी के, मतलब जितना पैसे की डिमांड है उतना ही पैसे की सप्लाई है बाय द गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल बैंक। अब डिमांड फॉर मनी को हम शो करते हैं L से और सप्लाई फॉर मनी को हम शो करते हैं M⁻P से, ठीक है। अब इसको भी समझो, देखो M⁻ जो है वो हमारा नॉमिनल मनी सप्लाई है, और ये नॉमिनल मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के हिसाब से फिक्स होता है, तो हम इसे मानते हैं कि ये बार है, मतलब ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड ही रहेगा, सेंट्रल बैंक इसको एकदम से चेंज नहीं करता, तो हम इसे फिक्स मानते हैं, ठीक है। देन हम इसे डिवाइड करते हैं P से, P मतलब प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल को भी हमने एज्यूम कर रखा है फिक्स्ड है, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में चेंज होता है बस। तो मैं ये कहूँ कि ये जो पूरा मेरा मनी सप्लाई है वो फिक्स्ड हो गया ना, क्योंकि नॉमिनल मनी सप्लाई को हमने फिक्स्ड मान लिया बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक, प्राइस लेवल को भी हमने फिक्स्ड मान लिया बिकॉज ये तो शॉर्ट रन में है, ठीक है। तो हमारा पूरा जो रियल मनी सप्लाई है वो हमारा पूरा फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखो M⁻ नॉमिनल मनी सप्लाई, लेकिन जब मैं इसको प्राइस लेवल से डिवाइड कर देती हूँ तो ये हमारा रियल मनी सप्लाई हो जाता है, नॉमिनल नहीं रहता। देन हमारा आता है मनी डिमांड। अब मनी डिमांड हमारा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, मनी डिमांड डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, एक तो हमारे इंटरेस्ट रेट पे और इनकम पे, ठीक है। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं मनी की ज़्यादा डिमांड करूँगी फॉर अ ट्रांजेक्शन पर्पस, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अब ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है ये देखो, अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो आपने बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया, तो बॉन्ड आपको रेट देता है ना, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, लाइक 5% का रेट प्रोवाइड कर रहा है, 6% का, ये वो है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, मतलब आपको बॉन्ड ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कर रहा होगा, तो क्या आप अपने पास कैश में पैसा रखोगे? नहीं ना, जाके एकदम से इन्वेस्ट कर दोगे, बॉन्ड में ले, बॉन्ड खरीद के रखोगे, बॉन्ड खरीद के रखोगे, कैश में पैसा नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि मान लो आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बॉन्ड से, तो अगर आप कैश में पैसा रख रहे हो तो ये पूरे 5% तो आपके जा ही रहे हैं ना, तो ये हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कुछ अलग सी चीज़ है, मैं बता रही हूँ क्योंकि आगे भी यूज़ होंगी, ठीक है। इतना समझ लो, बाकी अभी समझाती हूँ। अब देखो मनी डिमांड, मनी की जो डिमांड होती है ना वो एक तो ट्रांजैक्शन डिमांड होती है, मतलब ट्रांजैक्शन पर्पस से होती है। ट्रांजैक्शन पर्पस मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, मतलब आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे, आप ज़्यादा के ज़्यादा पैसा अपने पास कैश में रखोगे। स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब ये कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ मनी ज़्यादा हो जाएगी। हाई इंटरेस्ट रेट इंकरेज करता है पीपल को कि वो इंटरेस्ट अर्निंग एसेट रखें। अब इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बॉन्ड बताया था ना, अगर बॉन्ड पे आपको 5% से बढ़ के 7% पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपने अपने पास अभी सिर्फ 100 रुपये रख रखे हैं, तो पहले आपको कितना मिल रहा था, 5 रुपये मिलते हैं, अब आपको 7 रुपये मिलते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बट आपने तो इन्वेस्ट करा ही नहीं, तो पहले आपके 5 रुपये जा रहे थे, अब आपके 7 रुपये जा रहे हैं। तो आप सोचोगे अरे अब तो पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, मुझे इन्वेस्ट ही कर देना चाहिए, मुझे अपने पास कैश में पैसा नहीं रखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एज अ कैश, ठीक है। मनी की डिमांड कम होती है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि आप कैश की डिमांड नहीं करते, मनी की डिमांड समझ लो मतलब कैश की डिमांड, आप कैश की डिमांड नहीं करते, पैसा का सारा इन्वेस्ट कर दे, तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ वी हैव द डेरिवेशन ऑफ द LM कर्व। LM कर्व को कैसे डेराइव करते हैं वो देखो पैनल बी को देखो, पहले नीचे वाले पैनल को, रियल मनी सप्लाई हमारी फिक्स्ड है, सीधा जा रहा है क्योंकि रियल मनी सप्लाई हमारी फिक्स्ड है, वो चेंज होगी ही नहीं, ठीक है। आउटपुट इंक्रीज हुआ हमारा Y1 से Y2 पे,
यहाँ पे हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी राइजेस। अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ, आउटपुट मत समझो तुम, इनकम समझो। मान लो तुम्हारी जो इनकम है वो बढ़ गई, तुम्हारी इनकम बढ़ गई। अब पहले तुम्हारे अकाउंट में आ रहे थे 50,000 रुपये, अब तुम्हारे अकाउंट में आ रहे 60,000 रुपये। तुम पहले अपने अकाउंट में सेविंग करके रखते थे 30,000 रुपये, ठीक है, ये आप सेव करके रखते थे, तो आप कितने निकालते थे? सिर्फ 20,000 रुपये। बट आपके अकाउंट में अब 60,000 रुपये आ रहे हैं, आप अब भी सेव करके 30,000 रुपये रख रहे हो, लेकिन अब आप जो निकाल रहे हो वो 30,000 रुपये निकाल रहे हो। मतलब जो आपकी डिमांड है मनी की वो बढ़ गई, 20,000 से 30,000 हो गई, बढ़ गई। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी मनी की डिमांड भी बढ़ गई, और मनी की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, लेकिन आपकी जो सप्लाई है मनी की वो तो उतनी है, मतलब पैसा तो इकोनॉमी में उतना ही है, तो सप्लाई उतनी ही है पैसे की, पर डिमांड मनी की बढ़ गई। अब क्या होगा कि अब आप सोचोगे यार सप्लाई तो इतनी है लेकिन मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, अपना जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी थी बॉन्ड में वो बेच देंगे, बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट बेच देंगे और वहाँ से पैसा उठा लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अब देखो ये कैसे हुआ, देखो जब आप अपना बॉन्ड बेच दोगे, आपको पैसे की ज़रूरत थी, अब सप्लाई उतनी है, डिमांड ज़्यादा हो गई, पैसे की आप डिमांड कर रहे हो, तो आपने क्या किया कि अब ऐसे तो कैश मिल नहीं रहा, जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं बेच देता हूँ, पैसा निकाल लेता हूँ, ठीक है। आपने पैसा निकाल लिया। अब क्या हुआ, अब सब लोग अगर बॉन्ड बेच रहे हैं तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो गिर जाएगा। आपको पता है ना, अगर हमारी डिमांड कम हो जाती है तो हमारे प्राइस भी गिर जाते हैं, ठीक है। अगर कोई टमाटर की डिमांड नहीं कर रहा तो टमाटर का प्राइस गिर जाएगा। इतना समझ आ रहा है? अब एक ना कॉन्सेप्ट मैं अलग से पढ़ा रही हूँ, ध्यान रखना। देखो अगर आपको बॉन्ड जो है वो 95 रुपीज़ का मिल रहा है और उसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है, मतलब इन द एंड आपको जो बॉन्ड पूरा आपका बिकेगा वो 100 रुपये का बिकेगा, उसकी फेस वैल्यू 100 है, बट वो अभी आपको 95 का मिल रहा है, उसका जो प्राइस चल रहा है वो 95 है, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है? 5 रुपये का, ठीक है। अगर बॉन्ड का प्राइस गिर जाता है, बॉन्ड का प्राइस हो जाता है 85, लेकिन उसकी फेस वैल्यू तो अभी भी 100 है, तो आपको अब इंटरेस्ट रेट कितना का मिल रहा है? 15 का। समझ आया? अगर प्राइस गिरता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर प्राइस गिरता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट गिरता है। तो अब यहाँ समझो, आपकी डिमांड जो थी वो बढ़ गई, सप्लाई उतनी थी, आपने बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया जिससे आपका बॉन्ड का प्राइस गिर गया, बॉन्ड का प्राइस गिरा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। समझ आया? When output increase, transaction demand for money rises, so the money demand curve rightward shift, money demand curve जो था वो rightward shift हो गया, ठीक है, L1 से L2 पे। When the money supply is fixed, it create excess demand for money or the old interest rate R1. To restore the equilibrium, people sell bond to obtain a money and bond price fall and interest rate rises. इतनी कहानी मैंने इसलिए समझाई क्योंकि अगर तुम्हें अभी ये बात समझ नहीं आई ना कि बॉन्ड का प्राइस गिरने से इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ा, तो तुम्हें आगे को कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से आप तुम्हें डेरिवेशन देख सकते हो कि सप्लाई उतनी थी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, अब सप्लाई इतनी है तो ये कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा वो पूरी कहानी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो चलो अब आगे चलते हैं। ये डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस मैंने कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आप समझ सको। अब देखते हैं कि एलएम कर्व शिफ्ट कैसे होता है। देखो एलएम कर्व तब शिफ्ट होता है जब आपकी मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई शिफ्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन का केस लिया, मान लो जो सेंट्रल बैंक है उसने रियल मनी सप्लाई बढ़ा दी, तो अब इससे क्या होगा कि आपका ये जो इंटरेस्ट रेट और आउटपुट वाला, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई वाला, ठीक है, ये वाला ग्राफ देखो। पहले क्या हुआ कि आपका पहले इतनी मनी सप्लाई थी, ठीक है, यहाँ पे आपका ये डिमांड कर्व है, मनी डिमांड कर्व है। अब अगर आपकी सप्लाई बढ़ गई तो ये आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, पहले इंटरेस्ट रेट ये था R1, लेकिन अब क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गई, मनी की डिमांड तो कम है। अब अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड उतनी रहती है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अब ऐसे तुम समझो कि अगर टमाटर है, टमाटर की सप्लाई बढ़ गई, डिमांड उतनी है, तो उसके प्राइजेस कम हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना, बस ऐसे समझो। तो इसका इंटरेस्ट रेट अब कम हो गया, और इस ग्राफ में मैंने ISLM, ये मैंने ISLM का पूरा वैसे शो करा है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे करके बना के आओगे, दिखा के आओगे।
यहाँ पे मैंने लिखा है पूरी डेरिवेशन कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई हैं ताकि आप इसे पढ़ सको। यहाँ पे मैंने समरी की टेबल भी दे दी है ताकि अगर किसी को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी बचे ना तो वो भी क्लियर हो जाए। अब आ जाता है जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ द ISLM कर्व। ISLM कर्व का जनरल इक्विलिब्रियम कैसे होगा? तो देखो, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ द ISLM मॉडल इज अ पॉइंट जहाँ पे गुड मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम पे हो, सेम टाइम पे, एक फिक्स्ड प्राइस लेवल पे सेम टाइम पे दोनों इक्विलिब्रियम पे हो। तो देखो IS कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, LM कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट और इस इनकम पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और वही हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि गुड मार्केट जो है वो IS कर्व जो है गुड मार्केट इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, और जो हमारा मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम निकालना पाए तो हमें कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट E मैंने ग्राफ में शो करा है, जहाँ पे Y इनकम हमारी है, R हमारा इंटरेस्ट रेट है, दोनों कब इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बोथ मार्केट क्लियर हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या है कि इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा है कि कोई टेंडेंसी नहीं है ना तो आउटपुट की ना इंटरेस्ट रेट की चेंज होने की, बिकॉज दोनों ही मार्केट जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है। अब इसका एल्जेब एक ये तो हो गई डायग्रामेटिक डेरिवेशन। ठीक है, डायग्राम में जो आपको शो करनी है, आपके गाइडलाइंस पे एल्जेब्रिक भी है, तो मैंने एल्जेब्रिक भी यहाँ पे करा रखी है, एल्जेब्रिक डेरिवेशन। देखो, जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है? जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू c प्लस आई बार प्लस g प्लस nx, ऐसे करके मैंने चीज़ें बताई थी। अब इक्वेशन को अगर मैं खोल के लिखूँ ना तो मेरे पास यही चीज़ आएगी। कैसे? देखो, हमारा जो ऑटोनोमस स्पेंडिंग है A, वो क्या है? c बार प्लस आई बार प्लस g, जो भी इंडिपेंडेंट थे वाई आर से वो सब हमने यहाँ लिख लिए। C हमारा जो छोटा c है दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, टैक्स रेट हमारे पास है। ठीक है, तो 1 माइनस टी मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये टैक्स कहाँ से आया मैं ऑलरेडी ऊपर समझा चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगी। देन ए क्या है? इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कुछ तो ऑटोनोमस होती है और कुछ होती है इंटरेस्ट सेंसिटिव, और इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट में इन्वर्स रिलेशन होता है, अभी ऊपर बताया इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो दैट इज ए है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो ये इक्वेशन हमारी पूरी बनकर आएगी जब आप पूरा ऐसे सॉल्व करोगे। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई IS कर्व की। ठीक है, अब देखो, इसको अगर हम और सॉल्व करें, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये वाली चीज़ जो थी वो इस साइड थी, मैंने इसे इस साइड ले ली। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से पूरा y कॉमन ले लिया। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे y कॉमन लिया, 1 माइनस c 1 माइनस टी, ये बचा इस साइड और इस साइड तो सेम ही था। फिर मैंने क्या किया, ये वाला जो पूरी चीज़ थी ये उठा के इसके अपॉन में भेज दी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी ए बार माइनस ए आर। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो इसको मैं mg लिख सकती हूँ। देखो, मैंने ऊपर जो आपको वो केनीशियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बताया था ना, उसको मैंने ऊपर mg लिखा था, बट आगे अब मैं सारी चीज़ों में उसे अल्फा जी लिखूँगी। ठीक है, दिस इज अल्फा जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ना पूरा एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है कि अनएक्सप्लेन छोड़ दिया हो। जब आप नोट्स से पढ़ोगे ना, अगर कुछ वीडियो देख के क्लियर भी नहीं हो रहा ना तो नोट्स से तो पक्का क्लियर हो जाएगा, बहुत डिटेल में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है। इतना तो काम हो गया हमारा IS का। जब आप डेरिवेशन करोगे तो इतना तो आपको IS कर्व के लिए करना है। नाउ वी आर गोइंग टू द LM कर्व। LM कर्व में क्या था कि हमारा डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। ठीक है, सप्लाई हमारी कितनी थी? ये थी। डिमांड हमारी क्या थी? L, R और Y। लेकिन अब हमने इसे खोल के क्या लिख दिया? KY माइनस HR। के क्या है कि देखो, हमारी जो डिमांड थी वो इनकम पे डिपेंड कर रही थी और इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड कर रही थी। तो हमारे पास जो ये के है वो दिखाता है इनकम सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांडेड और H दिखाता है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांडेड। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन कैसे आई समझ आया? अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, ये थी ना m बार अपॉन p इज इक्वल्स टू के वाई माइनस एच आर को इधर भेज दिया और इसको इधर बुला लिया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस h को भी इधर ट्रांसफर कर दिया और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब हमारी जो IS कर्व था उसके अंदर भी हमारा ये r था ना। अब हमने r की वैल्यू उससे भी निकाल ली है।
अब हम क्या करेंगे, जो वो आर की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, वो उस ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देंगे और इस तरीके से फिर आपकी आगे को चीज़ें सॉल्व होंगी एंड इन द एंड यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, ये डेरिवेशन मैंने पूरी दे रखी है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला इतना नहीं था, जो समझाने वाला पोर्शन था वो मैंने करा दिया है। अब आपको ये खुद से प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, जो समझाने वाला पोर्शन था कन्फ्यूजन कि मैम ये इक्वेशन कहाँ से, वो इक्वेशन कहाँ से, वो बता दिए। नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। देखो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर जो है उसे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कह रहे हो मैम, ये तो सुना है। हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ये मेजर करता है कि कितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम आउटपुट में चेंज आया, 1 यूनिट चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आने की वजह से इक्विलिब्रियम आउटपुट में कितना चेंज आया। ठीक है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा चेंज हो गया, बिकॉज अब हमने इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो फॉर्मूला तो चेंज होगा ना गाइज। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अब मैम ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कैसे आ गया, देखो यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है, मेजर द चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एनी कॉम्पोनेंट ऑफ ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ऑटोनोमस स्पेंडिंग के अंदर आता है दिस, दिस प्लस दिस। इन तीनों में से कुछ भी चेंज हुआ ना, उस चीज़ को मेज़र करता है कि इन तीनों में चेंज होने की वजह से अगर इनकम में कुछ चेंज आया, उस चीज़ को ये मेज़र करता है। इसका फॉर्मूला होता है, ये मैं लिख के बता देती हूँ, अल्फ़ा जी 1 प्लस अल्फ़ा जी ए के अपॉन एच। अब ये के क्या है, के अभी बताया था, के वाई माइनस एच आर बताया था ना, तो के वहाँ से आया है, एच भी वहीं से आया है। और ये ए क्या है, ए मैंने बताया था आपको, दैट इज इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लायर आता है पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। देखो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर मेजर करता है चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट चेंज इन रियल मनी सप्लाई। कि अगर रियल मनी सप्लाई में कुछ चेंज आता है, उसकी वजह से अगर इनकम में चेंज आ रहा है, तो वो चीज़ ये मेजर करता है। इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा जी ए एच प्लस अल्फ़ा जी ए के। ठीक है, के कहाँ से आया, ए कहाँ से आया, एच कहाँ से आया, ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ, सेम ही इसमें है। ठीक है, और हाँ ये जो अल्फ़ा जी है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी। और ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है मल्टीप्लायर्स में, 3 सेक्टर मॉडल मल्टीप्लायर सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, याद करो, वीडियो रिमाइंड करके देखो। ठीक है, जहाँ पे ट्रांसफर टैक्सेस मल्टीप्लायर पढ़ा था, वही है, सब कुछ रिलेट है। ठीक है,